तो दोस्तों इमेजिन करो कि आप अपनी पूरी लाइफ को यहाँ पे भूल चुके हो सिर्फ अपने बीवी और बच्चे को पालने के लिए। तुम ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे अपने बॉस की सुनते हो, तुमसे तुम्हारे जूनियर यहाँ पे अकड़ करके बात करते हैं, लेकिन एक चीज है जिसके वजह से तुम अपनी जिंदगी यहाँ पे धीरे धीरे काट रहे हो, एंड वो है तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बच्ची। लेकिन क्या हो जब तुम एक दिन काम से किसी अनजान शहर के अंदर जाते हो एंड वहाँ पर तुम्हारी बीवी अपने आशिक के साथ बैठ करके वहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रही होती है, जिसके बाद तुम्हें वहाँ पे रिसेंटली पता चले कि वो जो लड़की जिसे तुम इतने सालों से पालते चले आ रहे हो वो भी तुम्हारी असलियत में बेटी नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कुछ ऐसा ही बुरा इंसिडेंट यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के साथ होता है। अगर इस वीडियो के अंदर 500 लाइक और 50 कमेंट आते हैं तो इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्दी में आएगा। अब फाइट की तैयारियां यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ब्रायन तो अभी भी पैनिक मोड के अंदर है। जो पूरी बातें मस्ती की तरफ जा रही थी अब पूरी तरीके से वॉर के रुख में पलट चुकी है। अमागी ब्रायन से शांत रहने के लिए बोलती है। वो कहती है अभी तक हम लोग कुछ हारे नहीं है एंड लियाम सर ने भी पायरेट से लड़ने का सही फैसला लिया है। ब्रायन उसको याद दिलाता है कि अमागी ने एनालिसिस किया था कि पायरेट से खिलाफ जीतने का चांस लगभग 3.8% है, लेकिन अमागी कहती है कि उसके डेटा के हिसाब से गोस की पायरेट क्रू तो सरेंडर होने के बाद पूरे प्लेनेट को ही तबाह कर देती है। वो कहती है 3.8% चांसेस भी यहाँ पे सरेंडर करने से तो अच्छे ही हैं। एंड ब्रायन यहाँ पर सोच रहा होता है कि काश हमारा लियाम 100 साल पहले पैदा हुआ होता, तब उसके पास तो पायरेट से लड़ने की पूरी पावर्स होती। लियाम इन सब चीजों को नहीं मानता, उसके लिए तो प्रेप टाइम सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होता है। असली मर्द तो अपनी जान को दांव पर लगा करके बाजी मारते हैं। वो अपनी फ्लीट को लीड करता है पायरेट से लड़ने और उनको तबाह करने के लिए, जहाँ दूसरी तरफ वो गाइड को भी शुक्रिया करता है कि उसने वहाँ पे उसको मौका दिया कि वो जल्दी पैसा कमा सके। लेकिन गाइड के मन में तो पूरा यकीन होता है कि लियाम यहाँ पर हार जाएगा एंड उसकी चाह है कि गोज उसको अपना बेड बना करके रख ले ताकि लियाम की जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफें हों। गाइड सोचता है ये सभी चीजें लियाम की गलती है क्योंकि उसके ऊपर उसने भरोसा किया, जबकि लियाम तो अपनी पिछली लाइफ के अंदर ये सारी चीजों को पहले से देख चुका है। वो चाहता है कि जल्दी लियाम का भरोसा और प्यार नफरत और ग्रेटिट्यूड के अंदर बदल जाए ताकि वो उसके इंटेंस निगेटिव इमोशन का मजा ले सके। दूसरी ओर गोस को खबर मिल चुकी होती है कि लियाम अपनी सारी क्रू के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है एंड वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब वो उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। वो अनाउंस करता है कि जो भी लियाम को जिंदा पकड़ेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि उसका यही प्लान है कि वो बाद में लियाम को अपना टॉय बना ले। वहीं लियाम की आर्मी के सोल्जर शोर तो नहीं है बैटल को ले करके, लेकिन उनको लियाम के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो लोग ही वहाँ पर जीतेंगे। लियाम तो खुद 3 दिन के अंदर बोर हो जाता है जब वो लोग चलते चलते वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे होते। लियाम पूछते हैं कि ये लोग सीधा फायरिंग क्यों नहीं शुरू कर देते हैं, तो क्रून से बताता है वॉर तो ऑलरेडी यहाँ पर शुरू हो चुकी है लियाम सर, अभी सभी चीजें स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड है। वो लोग कह रहे होते हैं कि नंबर के हिसाब से हम लोग ऑलरेडी डिसएडवांटेज में हैं, लेकिन लियाम को तो ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि असली कॉम्बैट शुरू होने से पहले वो लोग कैसे डिसएडवांटेज में हो सकते हैं। वो कहता है कि अभी तो दुश्मन की शिप्स हमें दिखाई भी नहीं दे रही। उसका सोल्जर उसे बताता है कि शिप में एनिमी की शिप को देखना मतलब क्लोज कॉम्बैट है। लियाम को तो मिलिट्री लॉजिक के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं, उसको तो बस जोरों शोरों से धमाके चाहिए। लियाम कहता है तुम लोग बस आगे बढ़ो यार। उतने में रेडार वार्निंग देता है कि दुश्मन हमारे करीब आ रहे हैं। वो कंफर्म करता है कि इनमें की 500 शिप्स इनके रेडार के नीचे दिखाई दे रही हैं। लियाम सोच रहा होता है सिर्फ 500 शिप्स, इतने में क्या होगा भाई। क्रू बताता है ये शिप्स उन सोल्जर की है जो कि पायरेट के सामने सरेंडर कर चुके हैं और जिंदा रहने के लिए उनकी आर्मी को ज्वाइन कर लिया। वो तो बस डिस्पोजेबल पॉन्स है जो कि डिस्ट्रैक्शन के लिए भेजे गए हमारी तरफ ताकि लियाम की फीट की इंफॉर्मेशन वहाँ पर टूट सके। लियाम पायरेट गोस के ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो छोटे मोटे लोग को भेज करके उसकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर अटैक करते हैं लियाम उन्हीं एनिमी शिप्स को तुरंत ही उड़ा देता है। ब्रायन तो भी पैनिक के ऊपर होता है कि जैसे हमारी कंट्री स्टेबल हो रही थी यहाँ पर वॉर शुरू हो गई। लियाम की क्रू ने पूरे एनिमी की शिप्स को उड़ा दिया, लेकिन उनसे उनके फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा गैप आ गया है। गोस ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपनी फ्लीट को तुरंत ही चार्ज करने के लिए बोल दिया। लियाम की फोर्सेस रिस्पॉन्स पर पीछे हटने लग जाती है एंड गोस वहाँ पर सोचता है कि अब ये लोग हमसे यहाँ पर डर चुके हैं। गोस की फ्लीट लियाम के पीछे भागने लग जाती है, पर अचानक वो सभी शिप्स कुछ ऐसे माइन से टकरा जाती हैं जो कि मैजिक का यूज करके वहाँ पे इनविजिबल बनाई गई थी। उस एक्सप्लोजन से गोसे की शिप्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन गोस को तो इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास तो लोगों की कमी नहीं है, भरे पड़े हुए हैं लोग उसके पास। तभी वो सामने वाली शिप्स को ऑर्डर देता है कि सभी शिप्स को टकरा करके क्लियर कर दो एंड इन चीज को देख करके लियाम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों ही ओर से लगातार फायरिंग शुरू हो जाती है एंड गोजे की फ्लीट बैरियर शिप का इस्तेमाल करके अपने आप को खुद से
वहाँ पर प्रोटेक्ट करती हैं। लियाम की साइड को डैमेज मिलने लगता है तो आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर अपने शिप के आसपास बैरियर सेट करने का सोचने लगते हैं। लियाम उसी वक्त उन्हीं लोगों से पूछता है कि क्या हो रहा है वहाँ पर। सोल्जर बताते हैं कि वो लोग एनिमी की स्ट्रेटेजी को कॉपी कर रहे हैं ताकि लियाम आपको प्रोटेक्ट रखा जा सके। लेकिन लियाम को तो अपनी वैनगार्ड की फिक्र होती है जो कि बैरियर के आगे एंड एनिमी के फायर के बिल्कुल सामने है। ऑफिसर्स ये कहते हैं कि उनकी पहली प्रायोरिटी लियाम को सेफ रखना है, जिसके लिए उन्हें जितने भी सोल्जर्स चाहिए वो लोग उन्हें सेक्रीफाइस कर देंगे। ऑफिसर्स ये भी कहते हैं कि अगर वो लोग ये वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और अगर लड़ाई को लंबा खींचते हैं तो इंपीरियल आर्मी की तरफ से हेल्प आ सकती है। लेकिन लियाम ये सभी चीजों को सुनकर के मान नहीं रहा। वो डिक्लेयर करता है कि मैं यहाँ पर एक इविल लॉर्ड हूँ, मैं जो चीज को चाहता हूँ वो मैं जबरदस्ती ले लेता हूँ और जो मेरा होता है वो मैं किसी को लेने नहीं देता। वो बोलता है शिप्स और सारे क्रू मेंबर सभी उसकी प्रॉपर्टी हैं और बिना उसके परमिशन के कोई भी ऐरा गैरा आकर के उन्हें बेकार नहीं करेगा। लियाम तुरंत ही ऑर्डर कर देता है कि कोई भी सोल्जर अपनी जान उसको बचाने के लिए नहीं देने वाला, क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं करता। वो तुरंत ही बोलता है हम लोग अभी के अभी सभी पायरेट्स को कुचल मारेंगे, जिसके बाद वो खुद बैटल फील्ड के अंदर अपने लोगों को वहाँ पर लीड करेगा। वो अमागी से कहता है कि मेरा आर्मर तुरंत ही से तुम यहाँ पर रेडी कर दो, और जब मिलिट्री ऑफिसर वहाँ पर आर्ग्यू करता है तो लियाम उसको डिमोट कर देता है और अमागी को तुरंत ही फ्लीट का कमांडर बना देता है। अमागी तुरंत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी कैलकुलेट करके सभी शिप्स को चार्ज करने का ऑर्डर दे देती है। सभी लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तभी लियाम वहाँ पर बोलता है अब मेरी एआई मेड यहाँ पर बॉस है तो सभी लोग उसकी बात सुनेंगे, और वो खुद अकेले बैटल के लिए सूट अप करने चला जाता है। अमागी वहाँ पर सभी चीजों को संभालती है, जिसके बाद वो सभी शिप्स को आगे ले जाने का ऑर्डर देती है। आर्मी ऑफिसर सोचते हैं कि एक बॉट का फ्लीट लीड करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि वो तो उनके मेन शिप को भी फ्रंट लाइन के अंदर लेकर के जा रही है। लेकिन अमागी उनसे बताती है कि जब हमारा बॉस ही बैटल फील्ड के अंदर जा चुका है तो क्या हम लोग ये शिप को रख करके अचार देंगे? समझे ना, मैं इस शिप को लेकर के जा रही हूँ ताकि मैं लियाम की यहाँ पर हिफाजत कर सकूँ, क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिप है इनके बीच में। एंड टॉप ऑफिसर्स उसकी डिसीजन मेकिंग और लॉयल्टी को देख करके वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। लियाम की स्ट्रेटेजी सभी को पसंद आती है एंड जैसे ही फ्लीट आगे बढ़ती है वैसे ही लियाम स्पेस के अंदर लॉन्च हो जाता है। वो वहाँ पर एक शॉर्ट रेंज का वॉप यूज करता है एंड जा करके सीधा पायरेट क्रू के बीच में टेलीपोर्ट हो जाता है। गोस को यही फील हो रहा होता है कि शायद से लियाम अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बनाएगा ताकि वो हमारी किसी बड़ी शिप को आकर के उड़ा सके। गोस तुरंत ही ऑर्डर देता है कि जो भी शिप वॉप गेट से निकलने वाली है उसको तुम तुरंत ही उड़ा देना। लेकिन शौक तो तब लगता है जब लियाम अपने मेगा नाइट के साथ अकेला निकलता है। लियाम आसानी से पायरेट शिप के अटैक को डॉज करता है। ये भी नहीं बल्कि वो वहाँ पर एक एक करके उन शिप्स को गिराने लग जाता है। इसी बीच उसकी फ्लीट भी बैटल जोन तक पहुँच जाती है। फ्लीट पायरेट शिप के ऊपर तुरंत ही फायरिंग शुरू कर देती है। उसी के साथ सारे मेगा नाइट को भी डिप्लॉय कर देती है। तो गोजे भी अपने मेगा नाइट को डिप्लॉय कर देता है, लेकिन उन मेगा नाइट्स की तो कोई भी टक्कर नहीं होती लियाम के मेगा नाइट के सामने, जो कि आसानी से वहाँ पर उनका सफाया कर देता है एंड फिर अपने प्लाज्मा कैनन से पायरेट शिप के ऊपर जबरदस्त अटैक करना शुरू भी कर देता है। लियाम के रूथलेस अटैक की वजह से पायरेट्स की फॉर्मेशन वहाँ पर टूटने लग जाती है, जिसके बाद अमागी को वहाँ पर एक ओपनिंग नजर आती है। वो सभी लोगों को ऑर्डर देती है कि पायरेट के फॉर्मेशन के सेंटर के ऊपर से अटैक करो एंड जब तक सारे मेगा नाइट्स एक साथ वहाँ पे लड़ते रहते हैं। लियाम के प्लाज्मा कैनन्स का एमओ वहाँ पर खत्म हो जाता है एंड तभी एक हाई रैंकिंग पायरेट नाइट उसके ऊपर आकर के हमला करता है। लियाम वहाँ पर सोचता है कि अब यहाँ पर मजा आने वाला है, क्योंकि फाइनली कोई ऐसा बंदा मिला जो कि मेरी लेवल का हो। जिसके बाद दोनों ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके वहाँ पे फाइट करते हैं। पायरेट नाइट भी लियाम की स्वॉर्डमैनशिप को देख करके हैरान हो चुका था और पूछता है कि कौन से स्कूल से तुमने पढ़ाई की है भाई यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप की। लियाम प्राउडली कहता है कि वो यहाँ पर वे ऑफ द फ्लैश स्कूल से पढ़ा हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट तलवारबाजी वाला स्कूल है। लेकिन पायरेट नाइट तो कहता है कि मैंने कभी भी ऐसा कोई नाम नहीं सुना, जबकि मैं तो खुद ही बहुत पुराना स्वॉर्डमैन हूँ। वो वे ऑफ द फ्लैश को वहाँ पर फेक स्टाइल कह देता है, लेकिन लियाम तो इस चीज को वहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अपना वही वाला अल्टीमेट मूव का यूज करता है एंड उसी पायरेट नाइट को 20 से 2 कर देता है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिग्रेट करता है कि अगर मैंने सभी को एक ही मूव के अंदर खत्म कर दिया तो मेरी तारीफ कौन करेगा, जिंदा भी तो रहना चाहिए भाई वो आदमी। तभी और भी पायरेट्स नाइट आकर के उसे वहाँ पर घेर लेते हैं और जोर जोर से वहाँ पर कह रहे होते हैं, एक गरीब नोबल होने के बावजूद आप यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग हो। लियाम को जब वहाँ पर ब्रोक बोला जाता है तो उसको वहाँ पर गुस्सा आ जाती है, तो वो गुस्से में फिर से आकर के अल्टीमेट मूव को स्पैम कर देता है। सारे पायरेट लोगों को एक ही बार में उड़ा देता है, बार बार अल्टीमेट मूव का यूज करता है एंड एक साथ ढेर सारे एनिमी नाइट को भी गिरा देता है। पर फिर उसके मेगा आर्मर का राइट आर्म वहाँ पर डैमेज हो जाता है, क्योंकि लियाम ने तो वहाँ पर गुस्से में आकर के उसका ओवर यूज कर लिया था। लियाम रियलाइज करता है कि आर्मर उसकी अल्टीमेट स्किल का लोड नहीं ले पा रहा है। उतने में और एनिमी नाइट्स आ जाते हैं उसको वहाँ पे हराने के लिए। वो लोग सभी तरीके से आकर के वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करते हैं एंड जल्दी ही लियाम अपने शील्ड्स को लूज कर देता है और कॉर्नर हो जाता है। उस बेचारी की ट्रोल्स भी अब पीछे ढकेल दी जाती हैं। अमागी कैलकुलेट करके तुरंत ही बताती है कि जीतने का चांस अब तो सिर्फ 1%
30% बचा हुआ है, लेकिन फिर भी लियाम अपनी पूरी ताकत लगा करके लड़ता रहता है। लेकिन ये सारी चीजें वहाँ पर काफी नहीं होती और कुछ ही देर में लियाम अपने आप को वहाँ पर एनिमी से घिरा हुआ पाता है। जैसे ही लगता है कि लियाम पूरी तरीके से घिर चुका है, तभी अचानक रीइंफॉर्मेशंस आ जाती हैं एंड उसके पीछे वाले सारे एनिमी नाइट्स एक ही अटैक में खत्म हो जाते हैं। लियाम वहाँ पर हैरान होकर के सोचता है कौन आ गया भाई मुझको यहाँ पर बचाने के लिए। एंड जैसे ही धुआं वहाँ पर हटता है, वो वहाँ पर देखता है ये तो खुद प्रिंसेस क्रिस्टियाना आई है उसको बचाने के लिए, वो भी अपने मेका नाइट के साथ। रिहैब अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन क्रिस्टियाना लियाम का उधार चुकाने के लिए खुद ही वहाँ पर मदद करने के लिए आई है उसकी, जिसके साथ उसकी पूरी एलिट यूनिट भी वहाँ पर है। और तभी पूरी एलिट यूनिट वहाँ पर बीच में आ जाती है एंड क्रिस्टियाना वहाँ पर कमांड देते हुए यही कह रही होती है ये पायरेट गोस्ट की तो मिट्टी भी नहीं मिलने पाए, सबको उड़ा दो यहाँ पर। वो लोग सारे एनिमी नाइट्स के लोगों को जा करके गिराना शुरू कर देते हैं एंड क्रिस्टियाना अपनी खूबसूरती के पीछे वहाँ पर अपना पागलपन दिखाती है। पायरेट्स को क्रश करते हुए वो लिटरली एंजॉय कर रही होती है। लियाम उसकी इतनी खतरनाक स्किल को देख करके इम्प्रेस तो होता ही है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि कोई और आकर के उससे स्पॉटलाइट ले ले। तो वो अपने रॉकेट पंच को निकालता है, लेकिन शूट करने के बजाय अपने मेगा आर्मर में जोड़ करके नया आर्मर बना लेता है। कंट्रोल मिलते ही वो वहाँ पर एक स्पेसशिप का टुकड़ा देखता है, जिसके बाद लेजर से उसे एक ह्यूज शॉट के अंदर बदल देता है। अपने नए स्ट्रॉन्ग आर्मर जायंट शॉट के साथ मेगा आर्मर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक को लॉन्च करता है। पायरेट की शिप और उसके सारे मेगा बॉट को एक ही बार में तोड़ देता है, जिसके बाद उसका एक अटैक पायरेट की फॉर्मेशन को भी फाड़ देता है, जिसके बाद सभी पायरेट्स वहाँ पर कांपने लग जाते हैं। एंड अमागी वहाँ पर बताती है कि अब जीतने का चांस हमारे यहाँ पे 83% हो चुका है। वो अपनी फ्लीट को ऑर्डर देती है कि एनिमी के फ्लीट के एक साइड पर अटैक कर दो। इसी बीच लियाम अपने सिंगल यूज मेगा आर्मर को निकाल लेता है। वो एक और शॉट को समन करता है एंड सीधा जाकर के गोस्ट की पायरेट शिप की तरफ घुस जाता है, ये चीज को ठान करके कि अब उसको पकड़ करके वो अपना नाम बनाएगा। लियाम की शोहरत अब पूरी गैलेक्सी के अंदर फैल चुकी है एंड वो अब भी पायरेट नाइट को बहुत ही आसानी से मारता हुआ चला जा रहा है। बोलता है कि इनकी बाउंटी से पॉकेट मनी कमाना कितना ही ज्यादा आसान है मेरे लिए। क्रिस्टियाना जो कि एक फीमेल नाइट है, बिल्कुल सिम बन चुकी है उसके लिए एंड कसम खाती है कि वो अपनी बॉडी और अपनी सोल से हर दिन उसकी पूजा किया करेगी। लेकिन जैसे ही कुछ पायरेट नाइट्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल सही वहाँ पर बदल जाती है एंड वो बिल्कुल से हार्ली क्वीन वाली हरकतें करती है। लियाम को उसकी कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो वहाँ पे पायरेट शिप के ऊपर है एंड अपनी पिछली जिंदगी में जो भी लोगों ने उसके साथ वहाँ पर बुरा किया था उसका बदला लेने के ऊपर है। तभी अमागी उसको वार्न करती है कि एक और नई एनिमी बैच तुम्हारे ऊपर से आ रही है। लियाम वहाँ पर तुरंत ही उसी बैच के ऊपर उड़ जाता है। पायरेट्स उसके ऊपर मिसाइल को लॉन्च करते हैं, लेकिन लियाम तो अपने बैरियर को वहीं पर एक्टिवेट कर लेता है, जो कि उसने याशुशी की ट्रेनिंग पर सीखा था एंड आ रही सारी मिसाइल्स को वहाँ पर ब्लॉक करता हुआ चला जाता है। जैसे जैसे वो पायरेट शिप को डिस्ट्रॉय करता रहता है, उसके फ्लीट के लोग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फख्र महसूस करते हैं उसके ऊपर। वो एक गरीब कर्ज में डूबा हुआ एक ऐसे नोबल परिवार में पैदा हुआ था, जिसके 5 साल के होते उसके पेरेंट्स उसे छोड़ करके भाग गए थे। फिर भी उसने इतनी ज्यादा कड़ी मुश्किलों को झेल करके हमारी फेट और अपनी फेट को बदल दिया। सोल्जर्स यही सोचते हैं कि उनको इंपीरियर आर्मी से इस वजह से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन लोगों ने करप्शन के खिलाफ पूरी तरीके से आवाज उठा दी थी। पर अब लगता है ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि अब वो लोग इतने ज्यादा केपेबल लीडर के अंडर में लड़ रहे हैं। तभी वो लोग वहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग पहली बार एक ऐसे नोबल को देख रहे हैं जो कि अपनी फ्लीट की सेफ्टी के लिए खुद जा करके अकेला फ्रंट लाइन के अंदर लड़ाई कर रहा है। डर करके वो वहाँ पर कहीं भी छुप नहीं रहा है। उसी बीच लियाम मेन पायरेट शिप के बीच में पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग तुरंत ही अपनी मेन पायरेट शिप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण लियाम के सभी खतरनाक अटैक वहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। अब लियाम वहाँ पर उसी शिप के दूसरी तरफ ड्रॉप भी नहीं कर सकता, क्योंकि पायरेट्स ने तो उसी बीच जैमिंग डिवाइस को लगा रखा है। लियाम इस चीज को देख करके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन अमागी वहाँ पर दिमाग लगाती है। वो पूरी फ्लीट को ऑर्डर देती है कि फुल स्पीड में आगे बढ़ो और सारा पावर शील्ड को तोड़ने में लगा दो तुम लोग। मिलिट्री ऑफिसर्स उसका कमांड सारी शिप के अंदर पहुंचाते हैं एंड जैसे ही सभी लोग रेंज में आते हैं, एक साथ सभी शिप्स वहाँ पे फायर कर देती हैं। शील्ड टूट जाते हैं। रीजनरेट होने से पहले फ्लैग शिप वहाँ पे एक और चीज को फायर करती है। वो एनिमी की बैरियर शिप्स को वहाँ पर उड़ा देती है, जिससे कि शील्ड के अंदर गैप आ जाता है एंड लियाम उसका आगे बढ़ करके तुरंत ही फायदा उठाता है। पायरेट किंग गोज अपने लोगों को बैरियर को डिफेंड करने के लिए कहता है, लेकिन लियाम के कुछ सोल्जर्स और क्रिस्टियाना लोग भी उसके साथ आ जाते हैं। जब तक वो लोग अपनी शील्ड को रिपेयर कर ही रहे होते हैं, तब तक ऑलरेडी लियाम उसके पार चला जाता है एंड साइड के पायरेट्स को भी वहाँ पर तोड़ने लग जाता है। गोज इस चीज को देख करके हैरान हो जाता है कि कोई इतने ज्यादा पुराने मेगा नाइट से उसकी आर्मी को इतनी भयंकर तरीके से हराता जा रहा है एंड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसको पता चलता है कि यही मेगा नाइट उसके ट्रेजर प्लेनेट को लूट करके वहाँ से चला गया था। लियाम के ट्रूप्स अब गोज की फ्लैगशिप के पास आ चुके हैं और एनिमी के मेग नाइट्स उनके सामने अब टिक नहीं पाते। गोज का असिस्टेंट अब गोज से पूछता है कि क्या करे सर, तो गोज वहाँ पर कहता है कि अब अपनी जान को बेकार में दे करके यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, चाहे वो चाहता हो कि दुनिया वाले उसको वहाँ पर कमजोर न समझें। वो ऑर्डर देता है कि तुरंत ये इवैक्यूएशन
इन्फॉर्मेशन को शुरू कर दो, पर सिर्फ टॉप ऑफिसर्स को ही तुम यहाँ पर बताना, बाकी सभी को यहीं पर छोड़ दो ताकि वो लोग डिकॉय बन करके हमारे लिए काम कर सके। गोज अपनी सारी शिप को ऑर्डर देता है कि एनिमी की शिप्स को बिना किसी डर के वहाँ पर फायरिंग करते रहो, चाहे वहाँ पर अपने ही लोग गोली का शिकार ही न बन जाएं। वो कहता है कि दुश्मन को किसी भी हाल में मिटा दो, चाहे अपने लोग यहाँ पर मारे जाएं। लेकिन लियाम तो सारे अटैक को डॉज कर लेता है एंड सीधा जा करके गोज की शिप में अटैक कर देता है। गोज असिस्टेंट से यही कहता है कि तुरंत हम लोग यहाँ पे वॉक करके निकलते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते लियाम उनकी शिप के ऊपर पहुंच जाता है। लियाम अपने प्लाज्मा कैनन को समन करता है एंड शिप को वहाँ पर उड़ा देता है, जिसके बाद गोज इमरजेंसी के पॉड के पास भागता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर भागता है जलती हुई छत आकर के उसके ऊपर गिर जाती है। तभी लियाम किसी भी पायलट को भागने नहीं देता, सबको बेरहमी से शूट कर देता है ताकि उन सभी को भी पता चल जाए कि आखिरकार उनने वहाँ पे किससे पंगा ले लिया है। तभी उसके ट्रूप्स भी उसको वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आते हैं एंड लियाम उनसे कहता है कि अब हम सब जा करके शिप के अंदर सभी को क्लीन कर देंगे एंड इनके लीडर को भी पकड़ करके फेंक देंगे। पायलट वार्निंग देता है कि ये चीज बहुत ही रिस्की है क्योंकि वो सनकी इंसान तो अपनी शिप को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देगा तुमको मारने के लिए। लेकिन लियाम को तो लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी श्योर होने के लिए वो रॉकेट फेस्ट को आसमान की तरफ फायर कर देता है एंड रिमोटली कंट्रोल करके शिप के मेन वायर को तोड़ देता है, जिसके बाद शिप अब पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी। तभी वो अपने मेक नाइट से बाहर आ जाता है एंड अपने सभी सोल्जर्स के साथ पायलट फ्लैगशिप के अंदर घुस जाता है। तभी स्काउट करते वक्त लियाम को कुछ पायलट दरवाजे के पीछे छुपे हुए मिलते हैं और तुरंत ही उसके सोल्जर उधर उसके ऊपर फायर कर देते हैं। वो पायलट स्पेशलाइज सूट को पहने होते हैं जो कि किसी भी सेंसर से नहीं पकड़े जाते हैं एंड लियाम ये चीज को सुन करके खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है गोस के पास तो बहुत ही पैसा है, अब मजा आएगा ना भाई, एंड अब ये पैसा तो मेरा होने वाला है। वो शिपी के अंदर आगे बढ़ता है लेकिन फिर उसका ग्रुप एंड उनका सामना मशीनरी स्क्वाड से होता है। एनिमी स्क्वाड का लीडर बोलता है कि पहले हम लोग भी नोवेल्स के अंदर ही काम किया करते थे एंड लियाम तुम सभी लोग मिल करके मेरा सामना तो नहीं कर पाओगे। लियाम कैजुअली वहाँ पे आगे चलता हुआ जा रहा होता है। चीफ कहता है सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप तो इस तरीके से मारे जाओगे। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि अचानक वो सभी सोल्जर तो कट जाते हैं। तो जरा कमेंट में बताओ ये कौन सा मूव था। ना तो किसी ने देखा कि लियाम ने अपनी स्वॉर्ड को कब निकाला। अब आगे उसके सोल्जर्स उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं एंड सभी सोल्जर्स जल्दी पाथ क्लियर कर देते हैं। कंट्रोल रूम के अंदर पहुंच करके वो सभी मेन ऑफिसर्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन गोस्ट का असिस्टेंट तो सरेंडर कहते हुए यही कह रहा होता है उस घटिया इंसान ने मेरा यूज किया था और मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके लिए, और वो कहता है कि मैं आपको ट्रेजर रूम तक के लिए ले जा सकता हूँ लेकिन लॉक को नहीं खोल सकता, वो तो आप ही को खोलना पड़ेगा। और फिर वो सोचने लगता है कि शायद ये चीज बताने के बाद उसकी जान वहाँ पर बच जाएगी। लियाम अब इंटरेस्टेड हो जाता है और अपने सोल्जर से कहता है इस बंदे के ऊपर गोली चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो असिस्टेंट उसकी चमचागिरी शुरू कर देता है एंड अपनी साइड को बदल लेता है। वो वहाँ पर कह रहा होता है कि मैं भी आप जैसे ग्रेटेस्ट नोवेल के अंडर काम किया करूंगा। लेकिन दोस्तों अगले ही पल उसका सर जमीन के नीचे लटक रहा होता है। इसी बीच दूर कहीं से गाइड ये सारी चीजों को देख रहा होता है और वो वहाँ पर हैरान भी है। उसने तो कभी भी ये चीज को नहीं सोचा था कि इतना सा लियाम इतने बड़े पायलट किंग गोस्ट को इतनी आसानी से हरा देगा। अब गाइड को टेंशन हो रही होती है कि अगर लियाम यहाँ पर जीत गया तो वो उसका शुक्रिया करेगा और ग्रेटिट्यूड ही उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए गाइड वहाँ पर सोचता है कि रूल तोड़ करके डायरेक्टली दुनिया के मामलों में घुस जाता हूँ मैं, और जा करके वो सीधा गोस्ट को एक ऐसी पावर दे देता है ताकि वो अपनी टेबल को स्टन कर सके। दूसरी ओर गोस्ट बहुत ही तेजी से भाग रहा है, लियाम से वहाँ पे डरा होता है। वो इस चीज को जानता है कि अब सरेंडर करने का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन मरने के कगार में भी वो अपना खजाना देने के लिए उन लोगों को रेडी नहीं होता। अचानक गाइड की उड़ती उड़ती पावर उसके पास पहुँचती है और कुछ समझ जाने से पहले ही उसकी पावर उसको कैप्चर कर लेती है। गाइड उसके पीछे आकर के बोलता है कि यही तुम्हारा आखिरी मौका है लियाम से बदला लेने का, या तो उसे मार के यहाँ पर जीत जाओ वरना मर जाओ। जिसके बाद गोस्ट बहुत ही खुशी से ये ऑफर को अपना लेता है। वो इस चीज को फील कर रहा होता है कि उसके अंदर पावर और हिम्मत भी बढ़ रही है एंड इन सभी फीलिंग को लेकर के वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। गाइड खुश हो जाता है ये देख करके, उसे पूरा यकीन है कि अब गोस्ट उसको हरा देगा। लेकिन पावर शेयर करने के बाद गाइड वहाँ पर थक जाता है तो वो अपने डायमेंशन का तुरंत एक दरवाजा खोलता है, जिसके बाद वो रेस्ट करने के लिए चला जाता है। जब गाइड गेट के अंदर चला जाता है एक बॉल ऑफ लाइट बिना किसी के पता चले वहाँ पर बाहर निकलती है और तुरंत ही गोल्डन डॉग का रूप ले लेती है। तब तक लियाम और उसके सभी सोल्जर्स पायलट को गोली से उड़ा रहे होते हैं, लेकिन लियाम बिल्कुल से रुक जाता है क्योंकि उसने गोल्डन डॉग को देखा था जैसे ही वो वहाँ पर गायब हुआ। सोल्जर्स कहते हैं कि हमारे आसपास कोई भी लिविंग बीइंग तो है नहीं है, लेकिन लियाम को तो अपने वही पुराने पल याद आ जाते हैं जब उसका एक पेट डॉग था जो कि उसका सच्चा दोस्त था एंड उसने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। नॉस्टैल्जिया के इस बिट स्वीट मूड में वो डिसाइड करता है कि जहाँ पर उसने उसी डॉग को देखा था वो वही वाले पाथ को फॉलो करेगा। वो वहाँ पर एक गोल्डन ट्यूब पाता है जो कि पायलट गोस्ट ने गिराया था और तुरंत ही सोचता है कि ये चीज उसके ट्रेजर कलेक्शन में ऐड होना चाहिए। जब वो सोल्जर्स को बता रहा होता है कि गोल्ड ही
सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो फिर से गोल्डन डॉग को भागते हुए देखता है, जिसके बाद लियाम बिना सोचे उसका पीछा करने लग जाता है। जल्दी ही वो एक डेड एंड तक पहुंच जाता है, लेकिन लियाम की गट फीलिंग उससे यही कह रही होती है कुछ तो गड़बड़ है भाई यहाँ पे। वो अपने आदमी को तुरंत ही से ऑर्डर देता है कि वॉल के ऊपर तुम फायर कर दो, और वहाँ पर वॉल जैसे ही टूटती है एक हिडन रूम दिखाई देता है जो कि एंटीक चीजों से वहाँ पे लोडेड भरा हुआ था। सोल्जर्स तो खुश हो जाते हैं क्योंकि एंटीक्स तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन लियाम को तो यही लगता है कि ज्यादातर चीजें यहाँ पे नकली ही होंगी। तभी एक ताकतवर तलवार उसका ध्यान खींच लेती है एंड एक प्रैक्टिस स्विंग मार करके वो वहाँ पर डिसाइड करता है कि वो इस तलवार को अपने पास रखने वाला है। तभी उसको अपने एक सोल्जर से इमरजेंसी मैसेज मिलता है। वो बता रहे होते हैं कि एक सुपर नेचुरल मॉन्स्टर मिल चुका है हमें यहाँ पर, जो कि जेम्स गन के सुपरमैन बुलेट से भी नहीं हार रहा है। गोस्ट तो अभी भी सोल्जर्स को मार रहा होता है, चाहे उसके ऊपर जो भी गोली मार लो या फिर मिसाइल ही न गिरा दो। एंड वो वहाँ पर चीख चीख करके बोल रहा होता है कि अपने लीडर लियाम को मेरे पास लेकर के आओ, ताकि मैं खुद अपने हाथों से उसका गला काट करके यहाँ पर रख सकूं। सोल्जर्स लियाम से यही कह रहे होते हैं कि सर आप प्लीज शिप से बाहर निकल जाओ, लेकिन गोस्ट वहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि जब तक उसको लियाम नहीं मिल जाता वो उसके सारे सोल्जर्स को बेरहमी से मारेगा। जब लियाम वहाँ पर पहुंच जाता है तो वो सीधा गोस्ट के ऊपर जा करके पीछे से अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक मॉन्स्टर बन चुके पायरेट कैप्टन के ऊपर तो असर ही नहीं करते। लियाम खुद मानता है कि वो सुबह 6 बजे वाले खुद से भी ज्यादा हार्ड है। जैसे ही लियाम अपनी नई तलवार जो कि अभी अभी ट्रेजर रूम से निकाल करके लाया है उसको निकाल लेता है, एक ही स्ट्राइक को चलाते ही उसका हाथ वहाँ पर कट जाता है। और किसका? गोस्ट का भाई। गोस्ट उसे चोर बोल रहा होता है क्योंकि उसने उसकी तलवार चुरा ली है, लेकिन लियाम एटीट्यूड में बोलता है अब सारी चीजें मेरी हैं, अब तुम्हारी शिप भी मेरी है। जिसके बाद मरे हुए सारे सोल्जर्स का बदला लेने के लिए लियाम वहाँ पर गोस्ट का दूसरा हाथ भी बहुत ही इजिली कट कर देता है, लेकिन गाइड की दी गई हुई पावर से गोस्ट तुरंत ही अपने आर्म्स को रीजनरेट कर लेता है। वो टेंटिकल से तुरंत ही लियाम के ऊपर हमला करता है, पर लियाम उन्हें भी आसानी से कट ऑफ कर देता है एंड अपनी नई तलवार से खुश हो जाता है। जब सोल्जर लियाम को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आते हैं, गोस्ट को फाइनली रियलाइजेशन हो जाता है कि असली घोस्ट तो यहाँ पे लियाम है। तभी वो अपने आर्म्स को रीजनरेट करके तुरंत ही लियाम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लियाम तो आसानी से बच करके उसे एक और बार म्यूटिएट कर देता है। अब तो गोस्ट की आंखों में डर आ चुका है, वो ये चीज का यकीन नहीं कर पा रहा। वो काफी ज्यादा रो करके लियाम के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगता है एंड ये भी प्रॉमिस करता है कि वो अपना सारा का सारा ट्रेजर लियाम को दे देगा। लेकिन लियाम बिल्कुल कंपोस्ट में बोलता है तू कुछ भी कर ले, सारी चीजें तो मेरी हो चुकी हैं, अब तो तू सिर्फ मेरा अचीवमेंट बन चुका है जिसको ले जा करके मैं तेरी बॉन्टी लूंगा। गोस्ट इस चीज को सुन करके पैनिक हो जाता है। वो कहता है क्या तुम मुझे बॉन्टी के लिए भेज दोगे? और वो कहता है कि उसके पास एक हिडन ट्रेजर भी है जो कि उसकी बाउंटी से 10 गुना से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन लियाम वहाँ पर कहता है ये चीज को तुम इंपीरियल आर्मी को बता देना, वो तुम्हें और भी ज्यादा ही टॉर्चर करेंगे। तभी गोस्ट इस चीज को सुन करके फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, अपना लास्ट अटैक वहाँ पर कर देता है। लेकिन गाइस लियाम तो फिर से उसके अटैक को आसानी से डॉज कर देता है एंड जिसके बाद उसके लेग को भी वहाँ पर काट देता है। अब गोस्ट बिल्कुल बेतहाशा जमीन में पड़ा होता है, लिटरली वहाँ पर सूसू भी कर देता है गाइस, और गिड़गिड़ा करके लियाम से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। लियाम तो वैसे भी सोच रहा था कि उसको वहाँ पर जिंदा ही पकड़े वो, लेकिन आर्मी का कप्तान आकर के कहता है कि लियाम सर आप इतना बड़ा रिस्क मत लो क्योंकि इसने ऑलरेडी हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया है। लियाम कहता है कि जिंदा पकड़ेंगे तो बॉन्टी हमें ज्यादा मिलेगी, लेकिन कप्तान बताता है कि ऐसे डेडली क्रिएटर्स के लिए बॉडी जिंदा हो या फिर डेड बिल्कुल सेम ही बॉन्टी मिलती है। लियाम वहाँ पर खुश होकर के कह देता है तो ठीक है इसका काम तमाम करके यहीं पे फेंक दो। जिसके बाद वो अपनी शिप के अंदर वापस आता है, लेकिन अंदर ही अंदर, लेकिन वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं पाता क्योंकि उसको यही लग रहा था कि फाइट यहाँ पे बिल्कुल जानलेवा होगी, उसकी वाट लग जाएंगी एंड वो मरता मरता यहाँ पे सभी लोग को बचाएगा। तभी अपने सारे काम को अपने जनरल को दे करके वहाँ पर विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए अमागी के रूम के अंदर चला जाता है। लियाम ने गोस्ट और उसकी टीम से जो भी खजाना हासिल किया था उसकी वैल्यू को जानने के लिए वो मर्चेंट थॉमस को बुलाता है। थॉमस उसका अनुमान देखता है एंड उस चीजों को सुन करके लियाम बहुत ही खुश हो जाता है। अमागी कहती है कि इन पैसों से उसका बहुत बड़ा कर्ज चुका दिया जाएगा। लियाम तो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, वो कह रहा होता है कि उसका कर्ज किसी पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है क्या भाई, यहाँ पे कमी नहीं होता चाहे जितना पैसा कमा लो। फिर थॉमस उसे बताता है कि जिस बंदे ने एडवांस मेडिकल डिवाइस को बनाया था एंड उन लड़कियों के इलाज के लिए जो भी चीजें यूज हुई थी जिनको की पायरेट्स ने प्रिजनर्स बनाया था, अब वो क्लिनिकल ट्रायल डेटा को मांग रहा है ताकि वो अपने डिवाइस को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सके। लियाम कहता है कि इम्प्रूव के लिए बेस्ट बंदा तो यही है। तभी क्रिस्टियाना वहाँ पर आकर के लियाम के सामने झुकती है एंड लियाम को बताती है कि उसका रिहैब पूरा हो चुका है और अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो चुकी है। वो तो लियाम के तारीफों के बुल बांध देती है। वो बोलती है कि आपने तो मुझे सिर्फ हेल से बाहर नहीं निकाला बल्कि मुझे दूसरी जिंदगी दी। लेकिन लियाम को तो उसकी कोई भी बकबक में इंटरेस्ट ही नहीं होता। वो सीधा बोलता है ट्रीटमेंट का रिजल्ट मर्चेंट और उसको बताओ। क्रिस्टियाना तुरंत ही रेडी हो जाती है एंड अपने कपड़ों को वहाँ पर उतारने लग जाती है और वो कह रही होती है कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। लियाम बोर होकर के कहता है कि ये सारी चीजें थॉमस को दिखा दो।
थॉमस भी उसकी चीजों से इंटरेस्ट नहीं होता एंड कहता है ये सभी डिवाइस के डेवलपर को दिखाना चाहिए तुम्हें। तभी नाइस अचानक से थ्रोन रूम में आ जाती है कुछ और वॉरशिप्स को बेचने के लिए। जैसे ही वो क्रिस्टियाना को इस हालत में देखती है भाई उसका तो दिमाग ही घूम जाता है एंड वहाँ पर पैनिक हो जाती है कि कोई और लियाम को आकर के सेड्यूस कर चुकी है। वो भी आकर के तुरंत ही अपने कपड़ों को उतार लेती है, लियाम से चिपक जाती है। कह रही होती है कि उसको लियाम का टेस्ट बहुत ही अच्छे से पता है। लियाम सीधा वहाँ पर कह देता है गेट लॉस्ट। क्रिस्टियाना तुरंत ही अपनी शॉट को निकाल करके नियाज की तरफ पॉइंट कर देती है। कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो लियाम सर की सारी बातों को मानो। जब दोनों ही वहाँ पर लड़ रही होती है अचानक लियाम को कोई अजनबी सी आवाज सुनाई देती है। उसका मूड पहले से खराब है पर वो फिर भी देखता है कि यूनिशा वहाँ पर आ चुकी है जो कि नियाज की राइवल है, साथ ही में थर्ड लार्जेस्ट फैक्ट्री की मेकर है। यूनिफा वही है जिसने क्रिस्टियाना और नाइस को एडवांस मशीनें वहाँ पर बेची थी एंड अब वो लियाम को और भी ज्यादा मिचास को बेचने के लिए आई है। अगर लियाम को उसकी परफॉर्मेंस समझ आई हो तो नियाज गोल्ड डिगर कहती है कि ये इतनी रिमोट जगह सिर्फ यहाँ पर सेल के लिए आई है। लियाम उसको भी हिपोक्राइट कह करके चिल्ला पड़ता है। यूनिशा इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेती, सीधा वहाँ पर लियाम को दिखा देती है कुछ 2000 मीटर लंबी वॉरशिप जो कि नोवल के बीच बहुत ही पॉपुलर है। लियाम उस शिप की लग्जरी देखते ही वहाँ पर फिदा हो जाता है। अमागी से कह पड़ता है क्या कहती है अमागी, एक ले लेते हैं ना हम लोग यहाँ पे। अमागी कहती है कि इतनी बड़ी वॉरशिप लेने के लिए रॉयल फैमिली की परमिशन लेनी पड़ती है हमें। नियाज तुरंत ही कहती है कि उसकी फैक्ट्री से छोटी मोटी कोई वॉरशिप ले लो, लेकिन क्रिस्टियाना तो फिर से बीच में आ जाती है। नियाज से कहती है कि चलो हट जाओ वहाँ से। उसी बीच ब्रायन भी वहाँ पर आ जाता है। लियाम को असली लड़कियों से घिरा हुआ देख करके बहुत ही इमोशनल हो जाता है। लियाम चिल्लाते हुए उसे कह रहा होता है ड्रामा बंद करोगे यार, तुम बताओ क्या काम है। ब्रायन तुरंत ही बताता है कि गोस्ट की पायरेट को हराने के अचीवमेंट पर लियाम को रॉयल फैमिली की तरफ से मेडल दिया गया है, जिसके लिए लियाम को इंपीरियल कैपिटल के प्लेनेट में बुलाया गया है। लियाम पैलेस के अंदर पहुंचता है जहां पर की एक मेड आकर के उसको रुकने के लिए कहती है क्योंकि कुछ लोग उससे वहां पर मिलने के लिए आए हैं। लियाम बहुत ही क्यूरियस होता है कि आखिर कौन उनसे वहां पर मिलने के लिए आए होंगे, लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसके सामने आते हैं वो तो उनको पहचान ही नहीं पाता। उसका डैड एक्ट करता है जैसा कि लियाम को उसका चेहरा याद होना चाहिए, जबकि उसने उसको तो 40 साल पहले ही छोड़ दिया था। अमांगी बताती है कि सामने जो आदमी तुम्हारा खड़ा है वो असली में तुम्हारे बाप हैं। उसी बीच जा करके लियाम को धीरे धीरे याद आता है। अमांगी ये भी बताती है कि उसकी मॉम और उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी आ चुके हैं, लेकिन लियाम तो वहाँ पर सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि वो लोग बहुत ही यंग दिख रहे थे। लियाम उनके ऊपर ताना मारता है। वो कहता है कि कभी पेरेंट्स जैसा बिहेव नहीं किया, तो अब आए हो जब मैं पूरी तरीके से अमीर हो चुका हूँ, वरना मैं गरीब होता तो तुम लोग थूकते भी नहीं आकर के। उसकी मॉम हंसते हुए उससे कह रही होती है कि अच्छा तुम्हारे पास अभी भी आली डॉल है जो कि मैंने तुमको बचपन में दी थी। लियाम को उसका टोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर उसकी मॉम वहाँ पर कह देती है रॉयल पैलेस के अंदर एआई को लेकर के आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर लियाम के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि उन्हें डिस्परमेंट है कि लियाम एक ग्रोन मैन होकर के भी एक डॉल के साथ घूम रहा है। वो लोग कहते हैं कि डॉल को यहाँ पर फेंक दो, जिसके बाद अमागी दूसरे रूम में वेट करने लगती है, लेकिन लियाम उसको वहीं पर रोक देता है एंड ऑर्डर देते हुए यही कहता है कि अमागी तुम मेरे साथ ही रहोगी। जिसके बाद वो विंडो की तरफ देख करके ठंडे अंदाज में अपने पेरेंट्स से पूछता है तो आखिर बताओ तुम लोग को क्या ही चाहिए मुझसे। उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत ही पैसा आ चुका है, तो थोड़ा हमें भी दे दो क्योंकि हमें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। वो लोग कहते हैं कि अलाउंस बढ़ा दो ताकि वो लोग लग्जरी की तरह लाइफ जी सके एंड वहाँ पर अपना इमोशनल अत्याचार शुरू कर देते हैं ताकि लियाम वहाँ पर मान जाए। लेकिन लियाम का आंसर तो बिल्कुल सीधा था। वो कह रहा होता है अम्मागी इनको सीधे बाहर का रास्ता दिखा दो जहाँ से ये लोग आए थे। पेरेंट्स तो गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं तू तो कितना ही घमंडी है। वो लोग कहते हैं कि पैसा तो देना ही पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत ही चीजों को खरीद लिया है। तभी लियाम गुस्से में अपनी तलवार को निकाल करके सीधा डैड के ऊपर पॉइंट कर देता है एंड बोलता है टेरिटरी और पैसा सिर्फ मेरा है, किसी के बाप ने मुझको नहीं दिया, मैंने खुद के दम पर बनाया, तो मैं किसी को भी नहीं दूंगा। वो बोलता है कि सब के सब अभी यहाँ से निकल जाओ एंड उनके पेरेंट्स जाते जाते हुए बोलते हैं कि लियाम की परवरिश सही से नहीं हुई। लियाम के जाने के बाद वो अपनी अमागी से पूछता है क्या मुझे इनके कर्ज भी चुकाने पड़ेंगे। अमागी कहती है लीगली तो नहीं, लेकिन डेप्ट वाले कलेक्टर्स जरूर आएंगे। वो सजेस्ट करती है कि अलाउंस बढ़ा दो, लेकिन एक कंडीशन पर कि फ्यूचर में उनसे कोई भी लेना देना नहीं रहेगा, वरना वो लोग कोई ऐसा तमाशा कर सकते हैं जिससे कि तुम्हारी रेपुटेशन पूरी खराब हो जाएगी। लियाम डिसाइड करता है कि वो अपने पेरेंट्स का थोड़ा माड़ा कर्ज वहाँ पर चुका देगा ताकि वहाँ पर कोई बुरा तमाशा न हो। फिर अपनी अमांगी से कह रहा होता है कि तुम ही मेरी असली फैमिली हो। दूसरी ओर गाइड ये सारी चीजों को देख रहा होता है एंड सोचता है कि इस बार लियाम को हर्ट करने के लिए मुझको उसकी फैमिली का सहारा लेना पड़ेगा। लियाम के पेरेंट्स को दूसरी ओर मैसेज मिलता है कि उनका अलाउंस बढ़ जाएगा, लेकिन अब दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं रहेगा फ्यूचर में। उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसे ब्लेम करते हैं कि तुमने बच्चा सही से नहीं पाला, तो डैड बोलते हैं कि तुमने भी तो कुछ अपनी जिंदगी में खास नहीं किया। तभी गाइड अपनी पावर का यूज करता है एंड प्लान बनाता है कि सारी चीजें लियाम से वो छीन लेगा। गाइड के जुगाड़ लगाने के बाद वो सभी लोग सोचते हैं कि फैमिली के हट बदलने के लिए तुरंत ही हम लोग एप्लीकेशन डालेंगे। वो लोग कहते हैं कि जब टेरिटरी और पैसा हमारे नाम हो जाएगा तब एक
और बच्चा हम लोग पैदा कर लेंगे एंड लियाम को हटवा देंगे क्योंकि वो हमारे बीच में अड़ रहा है। गाइड साइड में बैठा हुआ यही सोचता है अब तो पक्का काम होने वाला है यहाँ पे, लेकिन उसको ये चीज पता नहीं होती कि वो गोल्डन डॉग जिसने की लियाम की पहले भी बहुत मदद की थी अभी भी अपने काम पर लगा हुआ है और वो लियाम को तुरंत ही सारी बातें बता देता है। एंड अमागी वहाँ पर सुन लेती है कि लियाम के पेरेंट्स और उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको फैमिली हेड से हटा करके किसी दूसरे इंसान को लाने वाले हैं। उसकी सारी जगह को सारी चीजों को अपने नाम करना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद एक ग्रैंड सेरेमनी में लियाम को मैन ऑफ द ऑनर मिलता है एंड अमागी अपने कमरे से ही सारी चीजों को वहाँ पर देखती है। जिसके बाद लियाम के पेरेंट्स प्राइम मिनिस्टर के पास अपनी कंप्लेन लेकर के जाते हैं क्योंकि फैमिली हेड बदलने की उनकी रिक्वेस्ट वहाँ पर रिजेक्ट हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर उनको डायरेक्टली कह देता है लियाम ने 40 सालों से टेरिटरी को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाया है, किसी भी चीजों में कोई भी कमी नहीं की है, तो मैं उसको ऐसे कैसे हटा दूंगा। डैड बोलता है वो तो अपने साथ एआई रोबोट को रखता है, वो तो बिल्कुल भी फिट नहीं है एक नोबल होने के लिए। लेकिन पीएम वहाँ पर कहते हैं लियाम की अचीवमेंट आउटस्टैंडिंग है एंड वैसे भी एक दो एआई रखना क्राइम नहीं होता। लियाम के फादर लास्ट टाइम में बोलते हैं कि मॉनिटरिंग कराओ, लेकिन पीएम वहाँ पर कह देते हैं कोई भी मॉनिटरिंग नहीं होगी, लियाम एम्पायर के लिए एसेट है, उसने अपनी पूरी टेरिटरी को डेवलप किया, टैक्स दिया, सारे उधार को चुका दिया। अनलेस तुम लोग जो कि बिल्कुल से आलसी थे इतना ज्यादा लोन ले लिया कि तुम्हारे लियाम उसको ये वाला उधार चुकाते चुकाते लगभग 40 साल हो चुके हैं। और फिर उन लोगों को वार्निंग देते हुए यहाँ पर कह रहा होता है कभी सोचना भी मत कि तुम लोग लियाम को कोई भी तरीके से हार्म करो, क्योंकि लियाम को मुझसे बहुत ही उम्मीदें हैं। अगर लियाम को फ्यूचर में चल के कुछ भी हुआ तो तुम लोग के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। मिनिस्टर उनको धमकियां दे करके वहाँ पे डिसमिस कर देता है और वो मिनिस्टर को अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रही होती है कितने खराब पेरेंट्स के अंदर से इतना बड़ा सोना कैसे पैदा हो गया, मतलब लियाम कैसे पैदा हुआ इनके बीच में। उनके जाने के बाद मिनिस्टर अमागी को बुलाता है एंड उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर खुश हो। अमागी थैंक यू कहती है उसकी रिक्वेस्ट सुनने के लिए एंड मिनिस्टर कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि हाल ही में मिले पायरेट के खजाने से उसने सारे ओल्ड टैक्सेस को चुकाने की बात की है। अमागी परमिशन मांगती है 2000 मीटर लंबी वॉरशिप खरीदने के लिए ताकि वो अपने लियाम सर को गिफ्ट कर सके, जिस पर मिनिस्टर बिना किसी प्रॉब्लम के अलाउ कर देता है। फिर वो थोड़ी सी शिकायत करता है कि ये यहाँ पे कितनी स्टूपिड है। अमागी खुद यहाँ पे कंप्लेन को लेकर के आई, जबकि उसको यहाँ पर पता होना चाहिए कि लियाम इंपीरियल फैमिली के लिए कितना ज्यादा वैल्यूबल है। उसको वैसे भी फैमिली हेड से हटाने का कोई भी चांस ही नहीं बनता। अमागी फिर से उसको थैंक यू बोलती है एंड गेस्ट रूम वापस से जा करके लियाम का ख्याल रखती है क्योंकि लियाम अभी अभी पार्टी करके वापस लौटा था। लियाम को पार्टियों का इतना मजा नहीं आया, लेकिन फिर वो एक्साइटेड था क्योंकि वहाँ पर सब कुछ नया नया एंड बिल्कुल से अनएक्सपेक्टेड था। अमागी खुश होती है ये चीज को सुन करके एंड बताती है कि अब लियाम जल्दी ही 50 साल का हो जाएगा। ऑफिशियली अब तुम पूरी तरीके से एडल्ट बन जाओगे। अमागी कह रही होती है कि मैंने 40 साल से तुम्हारी सेवा की है, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। लेकिन लियाम को लगता है कि शायद से अमागी ब्रेक मांग रही है कुछ दिनों का, तो वो तुरंत ही अप्रूव कर देता है। लेकिन अमागी फिर बोलती है कि वो चाहती है कि लियाम अपने साथ उसको रखना बंद कर दे। लियाम को ये चीज सुन करके शौक लगता है, लेकिन अमागी उससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है, इसलिए अब कोई इंसान को तुम अपने साथ रख सकते हो जो कि तुम्हारे भरोसे के लायक हो। लियाम चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम मेरे ऊपर मजाक मत करो, लेकिन अमागी तो बिल्कुल सीरियस है। वो उसको याद दिलाती है कि जब उसने अमागी को अपना सर्वेंट बनाया था तब उसने उसको 3 रूल्स दिए थे। अमागी कभी भी जानबूझ करके लियाम को हानि नहीं पहुंचाएगी और फिर कोई ऐसी चीज को इग्नोर नहीं करेगी जो कि लियाम को हानि पहुंचा सके। एंड अब अमागी को यही लगता है कि उसकी प्रेजेंस लियाम की वीकनेस बन चुकी है जो कि उसके दुश्मन एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लियाम इनकार कर देता है और ऑर्डर देते हुए यही कहता है कि सेकंड रूल मेरा यही था कि अमागी उसकी सारी बात मानेगी। लेकिन अमागी कहती है कि अगर वो पहला रूल और सेकंड रूल को वैलिड करता है तो वो दोनों ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। वो लियाम का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन इंसिस्ट करती है अब वो लियाम को और भी डेंजर में नहीं रख सकती है। लियाम कहता है तीसरे रूल का क्या हुआ, तुमको खुद को भी प्रोटेक्ट रखना है जब तक पहले 2 रूल्स वायलेट न हो जाएं। अमागी कहती है कि वो पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन लियाम वहाँ पर पूछता है अपनी फीलिंग को सेफ कर रही हो। वो ऑर्डर देता है तुम बिल्कुल सच बोलो यहाँ पर। अमागी वहाँ पर पहली बार रोने लग जाती है एंड कहती है कि जब भी मैं तुमसे अलग होने का सोचती हूँ मेरा प्रोसेसर हमेशा से ओवरहीट हो जाता है, मैं तो बिल्कुल से भी इस बारे में सोच नहीं पाती। अब लियाम को यहाँ पर यकीन हो जाता है कि अमागी सच में उससे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन वो डिक्लेयर करता है कि अगर तुम मुझको यहाँ पर छोड़ गई मैं रोज पीता रहूंगा, सारा दिन मैं यहाँ पर वाइन पीऊंगा, सारे पैसे को वेस्ट कर दूंगा, कनेक्शंस को बेकार कर दूंगा, टेरिटरी को फिर से घटिया बना दूंगा, मैं ट्रेनिंग को भी छोड़ दूंगा, इतना वीक हो जाऊंगा कि कोई भी मुझको आसानी से मार दे। क्या तुम अब भी मुझको चाहती हो कि ऐसे डेंजर में डाल करके तुम मुझे चली जाओ? अमागी कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये फर्स्ट रूल को वायलेट करता है। लियाम बोलता है तो इसका मतलब तुम तो मुझे छोड़ ही नहीं सकती। फिर वो अमागी को हक करता है एंड कहता है कि मुझे मत छोड़ो तुम प्लीज। और अमागी उस टाइम पर प्रॉमिस करती है कि उससे जितना भी हो सकेगा वो उतना ज्यादा उसके साथ रहेगी। तो गाइस इसी के साथ हमारे इस एनिमे का पूरा सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इसी तरीके के नए एनिमेस चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर से
सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।